स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने तीसरा चैप्टर समाप्त किया था। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नए चैप्टर का नाम है फोर्थ चैप्टर है। ये फोर्थ चैप्टर है। चैप्टर लिखिए चैप्टर वर्गीकरण विज्ञान। चैप्टर 4 वर्गीकरण विज्ञान एवं द्विपद नाम पद्धति। सिस्टमेटिक्स एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये नया चैप्टर है। अब वर्गीकरण विज्ञान पढ़ने से पहले हमने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में वर्गीकरण बताया था। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण क्या है? हमने आपको बताया था कि जीवों को उनकी समानता, असमानता, समानता असमानता कैसे, कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं जैव रासायनिक समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। हाई स्कूल तक आपने केवल यही पढ़ा था कि जीवधारियों को उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे तो व्याख्याएं थोड़ा सा और विस्तृत होती जाती है। आज जो वर्गीकरण की व्याख्या 11th में है वो जीवों को उनकी संरचनात्मक, कार्यात्मक तथा जैव रासायनिक समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि फिर वर्गीकरण विज्ञान क्या है? क्या वर्गीकरण विज्ञान? वर्गीकरण विज्ञान वर्गीकरण विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमेटिक्स। और एक शब्द और है जिसको कहते हैं वर्गीकी। वर्गीकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी। यद्यपि सामान्य भाषा में लोग वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी को एक ही समझते हैं और प्रायः पर्यायवाची शब्द के रूप में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। वर्गीकी के अंतर्गत जीवों की पहचान, उनका नामकरण, तथा नामकरण में प्रयुक्त पद्धतियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जंतुओं की पहचान, उनका नामकरण तथा नामकरण में प्रयुक्त सिद्धांतों आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की नामकरण, पहचान तथा पहचान में प्रयुक्त सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, जबकि वर्गीकरण विज्ञान इससे कुछ व्यापक है। वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकी के साथ साथ जीवों की विविधता एवं उनके संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं जातीय संबंधों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अर्थात वर्गीकरण विज्ञान का व्यापक परिप्रेक्ष्य में वर्गीकी उसका थोड़ा सा अलग है। हालांकि
कुछ लोग वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी को पर्यायवाची शब्द के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। तो आपको वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी, आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न ये है कि वर्गीकी, जो ये वर्गीकरण वर्गीकी का इतिहास क्या है, या उसके पहले हम जान लें। हालांकि मैंने इसके पहले चैप्टर में आपसे इसकी चर्चा की है कि आखिर किसी भी जंतु या पौधे का वर्गीकरण करने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। कोई भी चीज़ किया जाता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। भाई वर्गीकरण हम कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो इसके पहले हमने आपसे चर्चा की थी, लेकिन एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है वर्गीकरण का उद्देश्य। वर्गीकरण का उद्देश्य, वर्गीकरण का देखिए उद्देश्य हमने पहले भी चर्चा किया था, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि सबसे पहला उद्देश्य है अध्ययन में सुविधा। क्योंकि ब्रह्मांड में लाखों जंतु और पौधे हैं जिनका अध्ययन किया जा चुका है। इनका अध्ययन एक साथ संभव नहीं है, इनका अध्ययन एक साथ संभव नहीं है। अतः इनको, इनकी संरचनात्मक, कार्यात्मक या जैव रासायनिक समानताओं या असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है और फिर एक समूह के किसी एक जंतु या पौधे का अध्ययन कर लेने पर उस समूह के समस्त जंतुओं और पौधों के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है। पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है, इनका जातीय वृत्तीय संबंधों का बोध कराना। जातीय वृत्तीय संबंधों का बोध कराना, जैव विकास का भी ज्ञान होता है कि लाभ है। इसकी चर्चा हम बहुत कर चुके हैं आपसे, तो बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। एक बार आपको रिमाइंड करा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अब हम लोग जानेंगे क्या वर्गीकी का संक्षिप्त इतिहास। ये कहाँ से शुरू हुआ, वर्गीकी का संक्षिप्त इतिहास। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, ब्रीफ हिस्ट्री of taxonomy। देखिए वर्गीकरण का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले जब शिक्षा का इतना विकास प्रसार प्रचार नहीं हुआ था, विज्ञान भी इतना डेवलप नहीं हुआ था, तब लोग जीवों का वर्गीकरण लाभ या हानि के आधार पर, या उनके आवास, ये जलीय जीव हैं, ये स्थलीय जीव हैं, ये वायवीय जीव हैं, ये मनुष्य के लिए लाभकारी है, ये मनुष्य के लिए हानिकारक है, इन्हीं सामान्य आधारों पर जीवों का वर्गीकरण अपने हिसाब से कर लिया करते थे। लेकिन सबसे पहले कुछ वैज्ञानिक आधार जो मिला वह 300 ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने 384 से 322 BC 384 से 322 BC में
BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट में ईसा पूर्व। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने 384 से 322 ईस्वी पूर्व में वर्गीकरण का एक वैज्ञानिक आधार लिया और वहां पर इन्होंने वर्गीकरण किया। अब वो वर्गीकरण क्या था? इन्होंने उस समय ज्ञात जंतुओं को दो समूहों में वर्गीकृत किया। कौन से समूह थे भाई? पहला समूह था ए नैमा। क्या? ए नैमा। ए नैमा के अंतर्गत इन्होंने उन जंतुओं को रखा जिनका रुधिर लाल नहीं होता, ब्लड इज नॉट रेड। इनमें रुधिर लाल नहीं होता, जिन जंतुओं का रुधिर लाल नहीं होता, रुधिर लाल नहीं होता, ए नैमा के अंतर्गत उन्होंने ऐसे जंतुओं को रखा जैसे स्पंज, नाइबेरिया, सिलेंट्रेटा, इकाइडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा। इस समय के जंतुओं को इन्होंने इसमें रखा, ए नैमा के अंतर्गत रखा। दूसरा जो समूह है उसके अंतर्गत उसका नाम है ई नैमा। ई नैमा क्या है? इसके अंतर्गत इन्होंने उन जंतुओं को रखा जिनका रुधिर लाल होता है। क्या होता है? रुधिर लाल होता है। रुधिर लाल होता है, इसका मतलब रुधिर लाल होता है जिसमें हीमोग्लोबिन होगा, उसी में रुधिर लाल होगा। तो अब इसके अंतर्गत इन्होंने कशेरुकी जंतुओं को रखा। अब इसके अंतर्गत इन्होंने कशेरुकी जंतुओं को रखा। अब इसको इन्होंने पुनः दो वर्गों में बांट दिया। इन्होंने ई नैमा को, जिसमें उन जंतुओं को वर्गीकृत किया जिनका रुधिर क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, जिनका रुधिर लाल होता है, इसका मतलब उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? कशेरुकी आते हैं, वर्टिब्रेट्स आते हैं। अब इसको इन्होंने दो वर्गों में विभाजित कर दिया। पहला है जरायुज। क्या? जरायुज। जरायुज का मतलब इंग्लिश में होता है विविपेरस। क्या होता है? विविपेरस। तो जरायुज के अंतर्गत कौन आते हैं भाई? ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं। जरायुज का मतलब क्या होता है? जो जीव बच्चों को जन्म देते हैं। इसको देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे स्तनधारी पशु तथा अन्य स्तनधारी। ये क्या करते हैं? ये शिशुओं को जन्म देते हैं। और दूसरा कौन है? अनडिल्यूज। कौन है? अनडिल्यूज। अनडिल्यूज माने ओविपेरस। ओविपेरस माने अनडिल्यूज। अनडिल्यूज का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो अंडे देते हैं। ऐसे जीव जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सरीसृप, पक्षी, उभयचर, मत्स्य, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये पहला वैज्ञानिक आधार था। यह ऐसा कह लीजिए कि ये विज्ञान पर आधारित ये पहला प्रयास था, जिसे 384 से 322 BC में ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। He is also known as father of zoology। इन्हें जंतु
विज्ञान का जनक। इन्हें क्या कहा जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्गीकरण से वर्गीकरण का इतिहास शुरू हुआ। इसके कई सौ, इसके बाद कई सौ वर्ष, लगभग 1700 वर्ष बाद, लगभग 1700 वर्षों तक किसी भी वैज्ञानिक का, किसी भी दार्शनिक का वर्गीकरण या वर्गीकरण के प्रति ध्यान नहीं गया। फिर 17वीं शताब्दी में, लगभग 1700 बाद, तब 17वीं शताब्दी में जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने 1693 में, तब जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने 1693 में जंतुओं की संरचनात्मक, कार्यात्मक समानताओं के आधार पर वर्गीकरण किया। उनकी संरचनात्मक, क्रियात्मक समानताओं के आधार पर क्या किया? वर्गीकरण किया। इसके पश्चात कैरोलस लीनियस, इसके पश्चात किसने? कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण, इसमें 10वें संस्करण के 10वें संस्करण 1758 में वर्गीकरण के लिए जो विधि अपनाई, उसी से आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये क्वेश्चन वगैरह में भी पूछा जाता है कि इस सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कैरोलस लीनियस। इन्होंने उस समय ज्ञात 4236, कितने? 4236 पौधों का और जंतुओं का क्या किया? अध्ययन किया। उसके साथ साथ इसमें वर्गीकरण किया। और वर्गीकरण के लिए जो इन्होंने तरीका अपनाया, जो विधि अपनाई, उसी के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी। और इसी पुस्तक में इन्होंने जीवों के द्विपद नाम पद्धति का भी वर्णन किया, उल्लेख किया। अभी द्विपद नाम पद्धति क्या है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन चूंकि इन्होंने अपनी पुस्तक में जो विधि अपनाई, उसी से आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी। और इसी पुस्तक में इन्होंने द्विपद नाम पद्धति का भी उल्लेख किया। इसीलिए इसे कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण तथा द्विपद नाम पद्धति का जनक कहा जाता है। ठीक है ना? ये भी पूछा जाता है, क्या कहा जाता है? इन्हें कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण वर्गीकरण
एवं द्विपद नाम पद्धति, द्विपद नाम पद्धति का जनक है, फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन एज वेल एज फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसीलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण और द्विपद नाम पद्धति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आपको इस चैप्टर में वर्गीकी के क्रमबद्ध चरण तथा जाति के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जाति किसे कहते हैं, व्हाट इज स्पीशीज। अब लेकिन उससे पहले आप वर्गीकरण के लिए जो क्रमबद्ध उसके चरण हैं, समूह हैं, वो जान लीजिए। वर्गीकी के क्रमबद्ध समूह क्या है? वर्गीकी के क्रमबद्ध समूह। वर्गीकी के क्रमबद्ध समूह जिसको कैरोलस लिनेस साहब ने भी अपने वर्गीकरण के लिए अपनाया। तो किसी भी जंतु या पौधे का वर्गीकरण लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? संघ। हालांकि कार्ल बुश ने उसके पहले भी जो उसका समूह बताया था, दैट इज डोमेन। इसी चर्चा में कर चुका हूँ। लेकिन सामान्यतः डोमेन हम लोग नहीं लिखते, सामान्यतः हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले वर्गीकरण में लिखा जाता है जगत। क्या लिखा जाता है? जगत। जगत के बाद क्या लिखते हैं? संघ। जगत के बाद क्या लिखते हैं? संघ। जगत को क्या कहते हैं? किंगडम। किंगडम। संघ को क्या कहते हैं? फाइलम। जगत, संघ, फिर संघ के बाद वर्ग, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्लास। फिर क्या होता है? वर्ग के बाद गण। गण को कहते हैं इंग्लिश में ऑर्डर। गण के बाद कुल। क्या कहते हैं? कुल। इंग्लिश में कहते हैं फैमिली। क्या कहते हैं? फैमिली। अब उसके बाद फिर वंश। क्या लिखते हैं? वंश। इंग्लिश में कहते हैं जीनस। और लास्ट में क्या लिखा जाता है? जाति। क्या लिखा जाता है? जाति। तो ये 7 समूह हैं: जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। जाति को इंग्लिश में कहते हैं स्पीशीज। क्या कहते हैं? स्पीशीज। जाति सबसे बाद में लिखी जाती है। क्या होती है? जाति सबसे बाद में लिखी जाती है। तो अब प्रश्न ये है कि पूछा जाता है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? तो क्या आता है? जाति। जाति सबसे बाद में लिखा जाता है। अब प्रश्न ये है कि जाति क्या है भाई? सामान्यतः जो हम लोग जातियाँ जानते हैं वो मैन मेड जातियाँ हैं, वो जाति नहीं है। जाति की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज? जाति की परिभाषा होती है जीवधारियों का वह समूह, जीवधारियों का वह समूह जो परस्पर संकरण द्वारा अर्थात इंटरब्रीडिंग, परस्पर संकरण द्वारा संतानोत्पत्ति कर सकता हो, ऐसे जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं।
जैसे मानव जाति मनुष्य के बच्चे उत्पन्न होते हैं, कुत्ते से कुत्ते के बच्चे उत्पन्न होते हैं, गाय से गाय का बच्चा ही उत्पन्न होता है, भैंस से बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है ये जाति है। तो जाति एक विस्तृत परिभाषा है। जो हम लोग जातियां जानते हैं वो मैन-मेड जातियां हैं। जाति का जो वैज्ञानिक परिभाषा है, जीवधारियों का वह समूह जो परस्पर संकरण द्वारा संतानोत्पत्ति कर सकता हो। मनुष्य के यहाँ मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, मनुष्य कुत्ते के बच्चे नहीं पैदा होते, कुत्ते के यहाँ बिल्ली का बच्चा नहीं पैदा हो सकता। इसका मतलब उनकी जात अलग है। ठीक है ना? मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज यहीं तक। थैंक यू। 26 मिनट